चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। एक कब्रिस्तान, लेकिन वो हॉरर फिल्मों वाला डरावना माहौल नहीं है। यहाँ एक अजीब सी भारी खामोशी है। हवा में जैसे एक तनाव है। बहुत ज्यादा। और इस खामोशी को चीरती हुई महंगी काली गाड़ियों का एक काफिला अंदर आता है। बीच वाली गाड़ी से एक आदमी उतरता है जिसके हर कदम से ताकत और अधिकार झलक रहा है। एक डॉन। और वो आते ही अपने आदमियों को देखकर सिर्फ एक आदेश देता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को शांति से दफनाया जाए। और यहीं से ये सीन आपको अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। एक डॉन जो अपनी पूरी जिंदगी हिंसा और अराजकता पर जीता है, वो आज शांति की मांग कर रहा है। लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ दुख नहीं है, एक गहरा खौफ भी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। या शायद किसी का। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ एक टीजर पर रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। हम वर्चस्व यानी डोमिनेंस की एक मास्टर क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक के टीजर की, जिसमें रॉकिंग स्टार यश को राया के किरदार में पेश किया गया है। हमारा मिशन है इस धमाके और एक्शन के पीछे छिपे सोच को पकड़ना, ये समझना कि ये सीन एक किरदार को कैसे स्थापित करता है बिना एक भी शब्द कहे। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर हीरो की एंट्री तब होती है जब उसे व्यवस्था बनानी होती है। सही। यहाँ ऐसा लगता है कि हीरो व्यवस्था की पूरी धारणा को ही आग लगाने के लिए आया है। हाँ, सही कहा। ये एक हीरो की एंट्री कम और किसी हॉरर फिल्म का शुरुआती सीन ज्यादा लगता है, जहाँ हीरो ही असली मॉन्स्टर है। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो डॉन के कहने पर कब्रिस्तान के गेट बंद कर दिए जाते हैं और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा है NO ट्रेसपासिंग, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित। पहली नजर में लगता है कि वो जगह को सुरक्षित कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन यही तो सिनेमा का जादू है। एक्शन फिल्मों की दुनिया में जब कोई निर्देशक आपको नो ट्रेसपासिंग का बोर्ड दिखाता है तो वो आपको बाहर रहने के लिए नहीं कह रहा होता है, वो असल में एक वादा कर रहा होता है। एक वादा? हाँ, ये एक तरह का खुला निमंत्रण है। निर्देशक दर्शकों से कह रहा है, देखो मैंने एक लाइन खींच दी है, अब बैठकर देखो कि कौन इसे तोड़ने की हिम्मत करता है और कैसे। और ये बात वहां मौजूद किरदार भी जानते हैं। बिल्कुल। बोर्ड लगने के ठीक बाद डॉन का एक आदमी उसके पास आकर फुसफुसाता है, क्या आपको लगता है कि वो आएगा? और इस एक सवाल से ये साफ हो जाता है कि ये सारी तैयारी, ये बंदूकें, ये बंद गेट, ये सब सिर्फ एक आदमी के लिए। हाँ, और डॉन का जवाब इस सीन की नींव रखता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कोई इतना पागल नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा है। जैसे कि पहली बात, ये डॉन की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। वो तर्क पर, मतलब लॉजिक पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अच्छा। उसे लगता है कि उसके पास आदमी हैं, बंदूकें हैं, इसलिए कोई भी समझदार इंसान हमला करने की सोचेगा भी नहीं। तो ये क्लासिक विलन वाली गलती है। वो मानकर चल रहा है कि उसका दुश्मन भी उसी के नियमों से खेलता है। सही पकड़ा। वो शतरंज खेल रहा है, जबकि राया पूरे बोर्ड को ही आग लगाने वाला है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये लाइन हमारे हीरो को देखे बिना ही उसे एक मिथिकल, मतलब एक पौराणिक दर्जा दे देती है। वो कैसे? जब विलन हीरो को पागल कहता है तो वो अनजाने में उसकी सबसे बड़ी तारीफ कर रहा होता है। हाँ। वो हमें बता रहा है कि राया तर्क और जान बचाने की भावना से परे है। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति की एक ताकत है। डॉन के इस दिखावटी आत्मविश्वास के बावजूद माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसका पिता अचानक आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है, बाहर निकलो, सब यहाँ से जाओ। ये दिखाता है कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। वो एक ऐसे तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी आ सकता है। ठीक कहा। ये अधिकार के मुखौटे के पीछे छिपी घबराहट है। और ठीक जब तनाव अपने चरम पर होता है, जब आपको लगता है कि कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाएगा, तब निर्देशक कहानी में एक ऐसा मोड़ लाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल। एक मामूली सड़क दुर्घटना, एक फ्यूनरल सर्विस की पुरानी सी कार कब्रिस्तान के ठीक बाहर एक पेड़ से टकरा जाती है। गैंग एकदम अलर्ट हो जाता है। कानाफूसी शुरू हो जाती है, क्या ये वही है? लेकिन डॉन करीब से देखकर कहता है, अरे ये सिर्फ एक नशे में धुत शराबी है। और यहीं पर प्लान का असली कमाल छुपा है। ये ट्रोजन हॉर्स की कहानी का एक बहुत ही मॉडर्न और डार्क वर्जन है। डॉन को कोई बड़ी सेना नहीं हराती, बल्कि उसका अपना अहंकार उसे हराता है। मतलब? वो अपने जैसे दिखने वाले खतरों को खोजने का आदी है, बंदूक वाले लोग, ताकतवर लोग। इसलिए जब खतरा एक दयनीय शराबी ड्राइवर के रूप में आता है तो वो उसे देख ही नहीं पाता। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे आप कम आंकते हैं। सही बात है।
उनका यही अहंकार उनकी आंखों पर पट्टी का काम करता है और जब वो उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जाल बिछना शुरू हो जाता है। उस कार से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। वो कार की डिग्गी खोलता है और अंदर स्पेयर टायर की जगह एक बम डेटोनेटर रखा है। मेरी पहली सोच थी, ओके, कार बम, सीधा और सरल। लेकिन नहीं, प्लान इससे कहीं ज्यादा शातिर है। बहुत ज्यादा, क्योंकि बम कार में है ही नहीं। क्या? ऐसा लगता है कि बम पहले से ही कब्रिस्तान में लगाए जा चुके थे, शायद दफनाए हुए। अच्छा। तो ये कार तो बस एक रिमोट कंट्रोल है। हाँ, लेकिन जिस तरह से उसे सेट करता है वो हैरान करने वाला है। वो कीचड़ से तार खींचकर निकालता है और उन्हें डेटोनेटर से जोड़ता है। रुकिए, ये वाला हिस्सा समझने के लिए मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा। वो डेटोनेटर को कार के टोइंग हुक से बांध देता है। ये क्या बना रहा है वो एक मैकेनिकल ट्रिगर बना रहा है, एक ऐसा सिस्टम जहां उसे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कार की अपनी हरकत ही बम को ट्रिगर करेगी। हाँ, और ये सब सेट करके वो शराबी बस भाग जाता है। गैंग उसे भागते हुए देख रहा है, वो कंफ्यूज है, अरे वो क्या कर रहा है। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर कार हिलने लगती है। हम्म। पहले तो लगता है कि शायद कोई मैकेनिकल गड़बड़ी है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। बहुत ज्यादा अजीब। कैमरा कार के अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि कार क्यों हिल रही है। कार के अंदर दो लोग हैं जो एक बहुत ही अंतरंग पल में व्यस्त है। साफ शब्दों में कहें तो वे एक टूटी हुई कार में संबंध बना रहे हैं जो एक कब्रिस्तान के बाहर बम से जुड़ी हुई है। सोचिए ये कितना दुस्साहसी प्लान है। अविश्वसनीय है। जीवन को बनाने वाला काम, जुनून, प्यार, उसी को बड़े पैमाने पर विनाश का ट्रिगर बनाया जा रहा है। ये प्यार और मौत का एक मैकेनिकल कॉकटेल है। वो इंसान की सबसे बुनियादी इच्छाओं को हथियार बना रहा है। ये तो अविश्वसनीय रूप से डार्क है। ये डॉन के लिए सबसे बड़ा अपमान भी है। वो कैसे? डॉन अपने बेटे के लिए एक शांत, पवित्र अंतिम संस्कार चाहता था और उसे बदले में क्या मिला? एक सेक्स कार बॉम्ब। ये उस पल की पवित्रता को विस्फोट से पहले ही भंग कर देता है। और अब गैंग का रिएक्शन देखिए। उन्हें समझ आ गया है कि क्या हो रहा है। वे चिल्लाने लगते हैं, गेट खोलो। और वे कार पर गोलियां चलाने लगते हैं, जो पूरी तरह से घबराहट में लिया गया फैसला है। गोलियां चल रही हैं, शीशे टूट रहे हैं, लेकिन कार का हिलना बंद नहीं होता। अंदर जो हो रहा है उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। ये इस बात पर जोर देता है कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा। और फिर कार एक आखिरी बार जोर से हिलती है, रस्सी खींचती है और डिटोनेटर का हैंडल पूरी तरह से नीचे दब जाता है। और फिर धमाका। एक जोरदार धमाका जिससे ऐसा लगता है जैसे पूरा कब्रिस्तान ही फट गया हो। आग, धुआं, हर तरफ मिट्टी। वो शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार अब एक युद्ध का मैदान बन चुका है। ये धमाका पिछले सीन की हर चीज को मिटा देता है। शोक मनाने वाले, महंगी गाड़ियां, कंट्रोल का भ्रम, सब खत्म। और इस आग और धुएं के बीच से एक परछाई निकलती है। हम जानते हैं कि ये यश है, राया है, लेकिन निर्देशक हमें चेहरे के लिए इंतजार कराता है। वो डिग्गी का दरवाजा लात मारकर खोलता है और फिर वो कपड़े पहनना शुरू करता है। इसका मतलब साफ है, कार में वही था। हाँ, उस पूरे तंत्र को वही चला रहा था। ये डॉन के पागल वाले अंदाजे पर बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन उसके हाव भाव पर ध्यान दे, वो जल्दी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाहर निकलता है और कैमरा उसके हाथों पर फोकस करता है। वो शांति से अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा है, जैसे ये सब रोज की बात हो। और कैमरा उसके हाथ पर बने एक टैटू पर एक सेकंड के लिए रुकता है। ये जानबूझकर किया गया लगता है। ये हमें क्या बता रहा है? गैंगस्टर फिल्मों में टैटू हमेशा एक कहानी कहते हैं, वफादारी की, इतिहास की। यहाँ जैसे ही वो कपड़े पहनता है, टैटू का दिखना एक बदलाव का प्रतीक है। अच्छा। वो कार में प्रेमी की भूमिका को त्याग कर विध्वंसक की अपनी असली पहचान अपना रहा है। वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा है। ये उसका असली रूप है। और फिर वो उस जलते हुए कब्रिस्तान में चलना शुरू करता है। ज्यादातर लोग धमाकों से दूर भागते हैं। वो धमाके के अंदर जा रहा है। ये उस कहावत का अगला लेवल है कि कूल लोग धमाकों की तरफ नहीं देखते। ये तो धमाके के अंदर ही रह रहा है। वो उस अराजकता का केंद्र है। और अब डॉन को देखिए। वो आदमी जो कह रहा था कोई इतना पागल नहीं है, अब बस चीख रहा है, मार डालो उस माँ के। पूरा पावर डायनामिक पलट चुका है। 5 मिनट पहले डॉन कंट्रोल में था, अब वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, डरा हुआ है। गैंग फिर से गोलियां चलाता है। एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा है और राया पर बंदूक तानता है। राया झुकता नहीं, वो सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। कि गैंग की तरफ हो जाती है। ये उसकी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन है। वो सिर्फ उनसे लड़ नहीं रहा, वो एक अलग ही खेल खेल रहा है। ये एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की तरह है जो अपने दुश्मन के वजन और ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो गैंग को ही अपने खिलाफ एक हथियार बना रहा है। और तभी धुआं छटता है और चेहरा सामने आता है। हमें आखिरकार यश दिखाई देता है।
और उसके कंधे पे एक थॉमसन सब मशीन गन है, एक टॉमी गन। हथियार का ये चुनाव बहुत खास है ना? बहुत। टॉमी गन 1920s के दशक के शिकागो माफिया और गॉडफादर की याद दिलाती है। ये एक बयान है। ये बता रहा है कि ये एक स्टाइलिश गैंगस्टर कहानी होने वाली है। और फिर वो अपनी लाइन बोलता है जो यकीनन मीम्स में छाई रहेगी। वो तबाही को देखता है, डॉन को देखता है और कहता है, डैडी इज होम। में हो। और दूसरा, वो डैडी शब्द का इस्तेमाल करके डॉन और उसके गैंग को बच्चा बना रहा है। वो कह रहा है, तुम बच्चों ने गड़बड़ कर दी है और अब मैं तुम्हें अनुशासन सिखाने आया हूं। ये शारीरिक लड़ाई से पहले की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। बिल्कुल। और उस वन लाइनर के बाद वो चिल्लाना या भागना शुरू नहीं करता। जो एक्शन होता है उसे शांत, बिना जल्दबाजी के, नियंत्रित और लगातार बताया गया है। वो अराजकता पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, वो खुद अराजकता है। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक डॉन जो शांति चाहता था, उसे युद्ध मिला। एक शराबी जो असल में एक मानव डेटोनेटर था। और एक एंटी हीरो जिसने एक अंतिम संस्कार को मशीन गन और एक वन लाइनर से तबाह कर दिया। ये पूरा टीजर दर्शकों से एक वादा है। ये कहता है, तैयार हो जाओ, हम सामान्य नियमों से नहीं खेलेंगे। ये दिखाता है कि डॉन खुद को शिकारी समझता था। लेकिन राया ने आकर साबित कर दिया कि डॉन सिर्फ शिकार है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने विनाश देखा, हमने लाइन सुनी डैडीज होम, लेकिन फिल्म के शीर्षक टॉक्सिक के बारे में फिर से सोचिए। अच्छा पॉइंट है। अगर कोई किरदार इस तरह से अपना परिचय देता है, अगर ये उसका घर आना है, तो ये इस कहानी में प्यार और वफादारी की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसी दुनिया का सुझाव देता है जहां स्नेह और विनाश खतरनाक रूप से एक ही चीज के करीब है। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार भी शायद गोला बारूद का ही एक और रूप है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।